जी नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पंकज फौजदार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है PF स्टडी। शिक्षा जगत से जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भावी सरकारी अध्यापकों, आज की ये क्लास हमारी CDP बाल विकास की क्लास रहने वाली है। 2-3 दिन से क्या है, हमने CDP की कोई क्लास नहीं की थी, तो आज वापस से आपके सामने एक क्लास लेकर के हाजिर हूँ भावी सरकारी अध्यापकों। इस क्लास में भी हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, CDP में 30 में से 30 स्कोर करना भावी सरकारी अध्यापकों। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन नहीं होंगे भावी सरकारी अध्यापकों, ये कुछ नए क्वेश्चन होंगे। CDP का जो प्रीवियस ईयर का जो मैं क्लास तैयार कर रहा था, ये उसका थंबनेल गलती से लग गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत शानदार और नए क्वेश्चन रहने वाले भावी सरकारी अध्यापकों। मेरा नाम पंकज फौजदार है और आप अपनी वही पुरानी हैशटैग बच्चा पार्टी। तो चलो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट, और क्लास को पूरा जरूर देखना भावी सरकारी अध्यापकों, क्योंकि इसमें क्लास के जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन में डालता हूँ भावी सरकारी अध्यापकों। अगर आप क्लास को थोड़ा सा भी स्किप कर दोगे ना, मतलब स्पीड में चाहे आप 2 गुना की भी देख लो, लेकिन क्वेश्चंस को स्किप मत करना, क्योंकि न जाने कौन से क्वेश्चन का सामना आपको कहां करना पड़ जाए भावी सरकारी अध्यापकों। मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं भावी सरकारी अध्यापकों। क्लास को चाहे कितनी भी स्पीड में देख लेना, लेकिन क्वेश्चंस मिस मत करना। चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होने लगता है बच्चे में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में। देखो, जब बच्चा शर्म और गर्व जैसी भावना अनुभव करने लगता है, कोई काम करेगा बच्चा तो उसको क्या है, अच्छा काम कर दिया तो बच्चा बोलेगा मम्मी पापा को जाकर, मम्मी मैंने ऐसा काम कर दिया। और जब बच्चा कहीं किसी पड़ोसी के घर में जाता है तो बच्चा क्या है, शर्मीला महसूस करता है खुद को क्या है, अपनी मम्मी के पास में जाके, पल्लू के पास में जाके बैठा रहता है। अब मैं आप सभी इस अवस्था से गुजरे हुए हैं भावी सरकारी अध्यापकों। जब हम किसी पड़ोसी के घर में जाते हैं तो शर्म का अनुभव करते हैं थोड़ा सा, तो बच्चा भी ऐसा करता है। अपने घर में तो बहुत ज्यादा शैतानी कर लेगा, लेकिन पड़ोसी के घर में जाएगा तो क्या, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहेगा। उस टाइम बच्चा क्या है, शर्म महसूस कर रहा है। लेकिन गर्व कब महसूस करता है, जब बच्चे को तुमने कोई टास्क दे दिया, बच्चा ऐसा करना, तो बच्चा क्या है, बड़े जोश के साथ में उस काम को करके बोलता है कि पापा पापा, मम्मी मम्मी, मैंने ऐसा काम कर लिया। तो ये अवस्था होती है हमारी बाल्यावस्था भावी सरकारी अध्यापकों। कौन सी अवस्था होगी हमारी? बाल्यावस्था होगी भावी सरकारी अध्यापकों। आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान। देखो, यहाँ असामान्य मनोविज्ञान और सामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, इन सभी को शामिल करेंगे, लेकिन आपका जो आर्थिक मनोविज्ञान होता है इसको शामिल नहीं करेंगे भावी से। कह आपको कुल मिलाकर के शायद इसके मनोविज्ञान के 13 है या फिर 19 है, 13 या 19, इन दोनों में से एक है जो मनोविज्ञान के पार्ट माने जाते हैं भावी से। आपको यहाँ आपका आर्थिक मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान का हिस्सा नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब शिक्षक द्वारा छात्रों के लघु समूह बनाकर प्रत्येक समूह को विषय संबंधी समस्या दी जाती है और छात्र चर्चा कर समाधान या निष्कर्ष निकालते हैं, यह किस उपागम की ओर संकेत कर रहा है? पैनल चर्चा, सिस्टम उपागम, अभिक्रमित अनुदेशन या फिर निर्मितवाद भावी सरकारी अध्यापकों। ये क्वेश्चन 17 बिंदु प्रश्न है भावी सरकारी अध्यापकों आपके सामने। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है भावी सरकारी अध्यापकों। जब शिक्षक छात्रों के लघु समूह, छोटे छोटे ग्रुप बना देता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग क्या टास्क दे देता है, समस्या दे देता है, और बच्चे क्या करते हैं, आपस में चर्चा करके और समाधान की ओर, निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, तो बच्चे खुद से क्या है, अपने को रिइंफोर्समेंट दे लेते हैं, अपने को क्या है, पुनर्बलन दे लेते हैं। अगर अच्छा करते हैं तो पुनर्बलन मिलता है, गलत करते हैं तो भी मिलता है। ये होता है हमारा निर्मितवादी उपागम भविष्य के अध्यापकों। कौन सा होगा? निर्मितवादी उपागम होगा भविष्य के अध्यापकों। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी स्पीड के साथ में क्लास करेंगे आज, क्योंकि मेरे को कहीं बाहर जाना है, उस वजह से क्या है, जल्दी क्लास को रिकॉर्ड करके आपके लिए पेश कर रहा हूं भविष्य के अध्यापकों। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है 2005 की कार्यशाला कहां आयोजित की गई थी? कहां पर जो है, जो कार्यशाला है वो आयोजित की गई थी, कहां पर जो मीटिंग हुई थी, कहां पर उसका निर्माण हुआ था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 भावी सरकारी अध्यापकों। SIERT जयपुर में, MHRD नई दिल्ली में, NCERT नई दिल्ली में, SERT उदयपुर में। कहां पर जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005 की रूपरेखा तैयार की गई थी भावी सरकारी अध्यापकों? देखो, वो तैयार की गई थी NCERT नई दिल्ली में। अब MHRD जो है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका नाम बदल करके क्या रखा गया भावी सरकारी अध्यापकों, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बता सकते हैं। और ये तैयार की गई थी NCERT द्वारा, जो नई दिल्ली में तैयार की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, एनसीईआरटी जोर देती है किस पर? बाल केंद्रित शिक्षा पर, अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, समाज आधारित शिक्षा पर या फिर व्यक्ति आधारित शिक्षा पर? तो यहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ना अध्यापक केंद्रित, ना व्यक्ति आधारित, ना समाज आधारित, वो बल देती है बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल देती है भविष्य के अध्यापकों। आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
रूपरेखा जो 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षक हेतु आवश्यक है। क्या चीज आवश्यक है? छात्र केंद्रित शिक्षण, दृश्य श्रव्य सामग्री, योग्य शिक्षक या फिर उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने भावी सरकारी अध्यापकों और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है उसके अनुसार जो इन सभी पर बल दिया गया भावी सरकारी अध्यापकों। एक शिक्षक के लिए छात्र केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, चाइल्ड सेंटर शिक्षण कराना और दृश्य श्रव्य सामग्रियों का जो है शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना और योग्य शिक्षक होना, इन सभी पर बल दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न बहुत अच्छे हैं भावी सरकारी अध्यापकों, बहुत शानदार प्रश्न है। अगर आपको प्रश्न और जो हमारी क्लास अच्छी लगे तो अपने मित्र मंडली में जरूर जाकर के साझा करें और उनको भी क्या है मोटिवेट करें 130 प्लस स्कोर करने के लिए भावी सरकारी अध्यापकों। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है वो आपको बताना है क्रियात्मक अनुसंधान को लेकर के। ऑप्शन नंबर 1 आपसे कहता है कि यह अध्यापक एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है या फिर किया जा सकता है। तो सही और सटीक आंसर क्या होगा भावी सरकारी अध्यापकों आपके अनुसार? प्रश्न संख्या 7 का देखो, व्यापक स्तर पर एक बड़े स्तर पर, एक स्टेट लेवल पर या फिर एक सेंट्रल लेवल पर इसका निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ऐसा नहीं है भावी सरकारी अध्यापकों, ये गलत होता है। क्रियात्मक अनुसंधान एक स्थानीय या फिर एक क्षेत्रीय की कोई समस्या हो सकती है। मान लो किसी क्षेत्र विशेष में क्या है अजीब सी कोई बीमारी आ गई या फिर उस क्षेत्र में कोई गलत कार्य हो रहे हैं तो उनके लिए क्या है क्रियात्मक अनुसंधान किया जा सकता है भावी सरकारी अध्यापकों स्थानीय क्षेत्र पर। अब जरूरी नहीं है जो एक क्षेत्र विशेष में जो काम हो रहे हैं वो एक दूसरे क्षेत्र में भी हो रहे हो। व्यापक स्तर पर क्या है इसका उपयोग नहीं किया जाता भावी सरकारी अध्यापकों। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मई 1998 में किसकी स्थापना जो की गई थी, मतलब किसका जन्म हुआ था मई 1998 में, 1998 में किसकी स्थापना हुई थी? जिला प्राथमिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद या फिर राष्ट्रीय बाल भवन या फिर राष्ट्रीय साक्षरता। प्रश्न संख्या है आपके सामने 8 भावी सरकारी अध्यापकों और चुनाव करना है सही और सटीक आंसर का भावी सरकारी अध्यापकों। देखो जहां बात की जाए मई 1998 में किसकी स्थापना की गई थी तो उस टाइम पे स्थापना की गई थी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। किसकी स्थापना की गई थी भावी सरकारी अध्यापकों? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 5 मई को। कब की गई थी भावी सरकारी अध्यापकों? 5 मई 1998 को क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किसकी बातचीत की गई है? ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, ये ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है, से ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। या फिर शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर बल दिया गया, विद्यार्थी केंद्र से अध्यापक केंद्रित की ओर बल दिया गया, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। किस चीज की बातचीत की गई है भावी सरकारी अध्यापकों? प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो 2005 है वो कहती है कि ज्ञान स्थायी होता है वह दिया जाता है, इससे ज्ञान का क्या होता है विकास होता है और इसकी क्या है एक संरचना होती है भावी सरकारी अध्यापकों। इस पर बात की गई है। ऑप्शन नंबर जो ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था? शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है भावी सरकारी अध्यापकों वो कब पारित किया गया था? 4 अगस्त 2009 को, 16 जुलाई 2008 को, 12 फरवरी 2010 को, 9 नवंबर 2011 को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था भावी सरकारी अध्यापकों? प्रश्न संख्या है आपके सामने 10 और ये बताना है लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था, राज्यसभा नहीं, लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया था। ना ही आपसे ऐसा पूछ रहा है कि राष्ट्रपति जी के उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे। यहां पर भावी सरकारी अध्यापकों आपका सही आंसर होगा 4 अगस्त 2009 को जो है लोकसभा में पारित कर दिया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 20 मई 2009, 11 फरवरी 2008, 9 मार्च 2010 और 10 अगस्त 2011। कब शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है भावी सरकारी अध्यापकों राज्यसभा में पारित हुआ था? लोकसभा का आपने कर लिया 4 अगस्त 2009 को हुआ था, लेकिन यही बात की जाती है भावी सरकारी अध्यापकों राज्यसभा की तो वहां पर हुआ था 20 जुलाई 2009 को। कब हुआ था? 20 जुलाई 2009 को हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के मूल अधिकार को क्रियान्वयन का प्रावधान किया गया है?
अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 18B, अनुच्छेद 20C, अनुच्छेद 22A किस जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो है मूल अधिकार दिया गया भविष्य के अध्यापक को। तो जहां बात की जाए भविष्य के अध्यापक को निःशुल्क शिक्षा की कौन सा जो अधिनियम बात कर रहा है भविष्य के अध्यापक को, आपका जो सॉरी अनुच्छेद बात करता है अनुच्छेद 21A भविष्य के अध्यापक को। इसको स्टार बना करके छाप लेना भविष्य के अध्यापक को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है, काफी बार ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चरण में आता है। देखो एक होता है जो इसको बोला जाता है छात्र बोले या फिर विद्यार्थी बोल सकते हो आप, एक ही बात है। एक होता है आपका शिक्षक, क्या होता है, शिक्षक जी होते हैं आपके, गुरु जी होते हैं। एक होता है आपका पाठ्यक्रम। इन तीनों को ही 3 प्रकार के चरणों में बांटा गया है। पाठ्यक्रम आश्रित चरण में होगा, मध्यस्थ चरण में होगा, स्वतंत्र चरण में होगा या फिर सभी में होगा। देखो पाठ्यक्रम आता है आपका मध्यस्थ चरण में, किस में आता है, मध्यस्थ चरण में आता है। आश्रित चरण में आता है भविष्य के अध्यापक को, आपके सामने कौन आएगा, छात्र आएगा, शिक्षक आएगा या फिर जो है विद्यार्थी का। देखो आश्रित चरण में आएगा आपका विद्यार्थी, स्वतंत्र चरण में आता है शिक्षक, मध्यस्थ चरण में कौन आता है आपका, पाठ्यक्रम आता है भविष्य के अध्यापक को। इसको नोट डाउन कर लेना, पाठ्यक्रम जो है मध्यस्थ चरण में आता है, सितारा बिंदु बना करके आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसको माना है, अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या फिर पाठ्यक्रम को। जहां कार्यवाहक मानते हैं स्मिथ महोदय त्रिध्रुवीय प्रक्रिया जिन्होंने दी है, किसकी, शिक्षण की जो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दी है उसमें कार्यवाहक माना है उन्होंने शिक्षक को। किसको माना है, शिक्षक को क्या माना है, कार्यवाहक माना है भविष्य के अध्यापक को। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण में कितने प्रकार का सह संबंध मिलता है, कितने प्रकार का जो है सहसंबंध भविष्य के अध्यापक को होता है। देखो जहां बात किया सहसंबंधों की तो होते हैं आपके 3 प्रकार के भविष्य के अध्यापक को। आपका ऑप्शन में जो बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार के सहसंबंध पाए जाते हैं भविष्य के अध्यापक को। देखो एक होता है अध्यापक, एक होता है छात्र, एक होता है आपका विषय भविष्य के अध्यापक को। और याद रखना इस चीज को कि सहसंबंध कितने होते हैं, 3 होते हैं, छात्र होता है, अध्यापक होता है, एक आपका विषय होता है। आपका ऑप्शन में जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, सीखने की प्रक्रिया, शैक्षिक मूल्यांकन, खेलों का प्रशिक्षण या फिर व्यक्तित्व का विस्थापन करना। कौन सा जो है शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं होगा भविष्य के अध्यापक को। देखो सीखने की प्रक्रिया और शैक्षिक मूल्यांकन और व्यक्तित्व का व्यवस्थापन ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल किए जाएंगे, लेकिन खेलों का प्रशिक्षण जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये शिक्षा मनोविज्ञान में शामिल नहीं किया जाएगा भविष्य के अध्यापक। यहाँ बात हो रही है शिक्षा मनोविज्ञान की, मनोविज्ञान की नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान में खेलों के प्रशिक्षण को शामिल नहीं किया जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 17, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बालक का परिवार में समायोजन, बालक के सहपाठियों के साथ खेलना या फिर बालक के गृह कार्य का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है भविष्य के अध्यापक को। प्रश्न संख्या बहुत अच्छा है भविष्य के अध्यापक को। देखो यहाँ बात की जाए शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन का क्षेत्र कौन सा होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी जिनमें इन सब चीजों को शामिल कर लिया जाएगा। आपका ऑप्शन में जो ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन क्या है, विषय वस्तु केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा या फिर क्रिया केंद्रित शिक्षा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, जो बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पता है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है, शिक्षा मनोविज्ञान की देन है भविष्य के अध्यापक को, एजुकेशन साइकोलॉजी की देन है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ के रूप में उपयुक्त नहीं है। निम्न में से जो कौन सा कथन है, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के रूप में संदर्भित नहीं होती, आपको नजर आ रही है। एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाना, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है भविष्य के अध्यापक को, और इसमें अगर बात की जाए सही और सटीक आंसर की तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, जो कहता है यह व्यक्ति को क्या है, अप्रिय स्थिति से कैसा रखता है, भविष्य के अध्यापक को कहां रखता है, दूर रखता है, क्योंकि हमसे उपयुक्त नहीं पूछा गया था भविष्य के अध्यापक को। अभिप्रेरणा प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, यही सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाकी उपयुक्त है या फिर सही है उसके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, पावलोव के प्रयोग में भोजन को अनुबंधन की भाषा में क्या कहा जाता है। भोजन को क्या कहेंगे आप अनुबंधन की भाषा में, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनानुबंधित उद्दीपक या फिर अनुबंधित या सॉरी बंधित अनुक्रिया। माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा जल्दी की वजह से बोल जल्दी रहा हूँ, उसकी वजह से क्या है छूट जाते हैं। अब कोई बच्चा भी होता है आपके विद्यालय में, जैसे कोई किताब पढ़ रहा होता है तो किसी शब्द को वापस से पढ़ देता है,
मतलब कोई लाइन पढ़ी और उस लाइन को वापस से पढ़ देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पे पढ़ना नहीं आ रहा है, वो समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है उस टाइम पे। तो कुछ इसी तरीके से आप आज की इस क्लास को ले सकते हैं। बाकी देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ अगर बात की जाए तो देखो, भोजन की जहां बात करते हैं तो भोजन होता है हमारा अनानुबंधित उद्दीपक। अनानुबंधित उद्दीपक, अनुबंधन हमारा भोजन के साथ में नहीं किया जाता, घंटी के साथ में किया जाता है। जब घंटी बजती है तो भोजन आता है और कुत्ते के लार आती है, भाविसर का अध्यापक को घंटी बजते ही। अब जो हमारा भोजन है वो तो पहले से ही अनुबंधित स्थापित होता है। इमली को देखकर मुंह खट्टा हो ही जाता है, मुंह में लार आ ही जाती है। गुलाब जामुन देखोगे तो लार आ ही जाएगी, तो ये कैसा है, ये तो ऑलरेडी अनुबंधित है। लेकिन आपको एक घंटी बजा करके फिर इमली आए आपके सामने या गुलाब जामुन आए तो आपके मुंह में लार आए, तो ये कौन सा हो जाएगा, अनुबंधन हो जाएगा। किसके साथ में, घंटी के साथ में। लेकिन हमारा भोजन जो होगा वो तो क्या है, अनुबंधित होता है, उसके साथ में कोई अनुबंधन नहीं होता है। भाविसर कहते हैं वो तो पहले से ही अनुबंधित होता है। अगले प्रश्न की यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 19-21 है कि अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही उपस्थित किया जाए तो अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे, मतलब खाली घंटी बजती रहे, आपके सामने क्या है, भोजन नहीं आए, तो इसको क्या कहेंगे, बाह्य अवरोध, विलंब अवरोध, अनुबंधित अवरोध या फिर विलोपन। तो इसको बोला जाता है भविष्य के अध्यापक को विलोपन। केवल अनुबंधित उद्दीपक के आने से अनुबंधित उद्दीपक आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या है, जो लार आने की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी भविष्य के अध्यापक को, इसी को बोला जाता है विलोपन। आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम का गौण नियम कौन सा होता है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, बहुप्रतिक्रिया नियम या फिर ये सभी नियम। तो गौण नियम की अगर बात की जाए भाभी सरकारी आपको, प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। गौण नियम होता है हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम, भाभी सरकारी आपको गौण नियमों की श्रेणी में आता है। प्रधान नियम होते हैं आपके अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिगम को प्रभावित करने वाला तत्व इनमें से कौन सा नहीं है, उचित वातावरण, इच्छा शक्ति, अभिप्रेरणा या फिर सौंदर्यानुभूति। कौन सा जो है अधिगम को प्रभावित नहीं करेगा आपके अनुसार भविष्य का आपको, देखो उचित वातावरण, इच्छा शक्ति और अभिप्रेरणा ये प्रभावित करेंगे, लेकिन आपका जो है सौंदर्यानुभूति है जो प्रभावित नहीं करेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन पर सबसे पहले बल दिया था। देखो आपके सामने दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आपका लेविस और कॉलर को मैं काट देता हूं क्योंकि ये आपके सही नहीं है। आपके सामने स्किनर है और आपके सामने हल है, इन दोनों में से आप किसकी तरफ जाओगे भविष्य का अध्यापक। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार और शानदार प्रश्न रहने वाला है आपके सामने कि किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत में, अधिगम सिद्धांत में पुनर्वलन पर सबसे पहले बल दिया भविष्य के अध्यापक को। तो जहां बात की जाती है भविष्य के अध्यापक को सबसे पहले बल देने की, तो वो आएगा अपने सिद्धांत में सबसे पहले किस पर बल दिया, तो वो आएगा आपके सामने स्किनर भविष्य के अध्यापक को। यहाँ पर हल को नहीं लेंगे, अपने सिद्धांत में पुनर्वलन सबसे पहले पुनर्वलन पर बल किसने दिया, इस कॉन्सेप्ट को आपके लिए आपके एक थ्योरी की क्लास में जरूर आपके सामने क्लियर करूंगा। यहाँ पर आपके सामने क्या है, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल्यावस्था की प्रमुख रुचि कौन सी होती है, शरीर में रुचि, वस्त्र संबंधी रुचि, नामों में रुचि या फिर उपयुक्त सभी। देखो बाल्यावस्था की अगर बात की जाए भविष्य के अध्यापकों तो कौन सी चीजों में बच्चे की रुचि क्या है, सबसे ज्यादा होती है। तो देखो बच्चे की शरीर में भी रुचि होती है बाल्यावस्था में, कपड़े पहनने में भी रुचि रहती है, अपने नामों में भी रुचि रहती है। बच्चे क्या है कल्पित नाम या फिर कल्पना के आधार पर नाम रख लेते हैं कि उन्होंने कोई मूवी देखी या फिर मान लो उन्होंने क्या है शक्तिमान देखा, तो लड़के क्या करेंगे, खुद को शक्तिमान समझ बैठेंगे। लड़कियों ने कोई सीरियल देख लिया, जैसे पहले हमारे टाइम पे एक सीरियल आता था सोनपरी करके, तो लड़की क्या है खुद को सोनपरी समझने लग जाएगी। लड़का क्या है, जैसे अब आज के टाइम पे वो आते हैं डब्लू बबलू, टॉम एंड जेरी वगैरह, ये जो मिक्की माउस ऐसे कुछ आते हैं, मैं तो देखता नहीं, मेरे भतीजे वगैरह वो देखते रहते हैं, खुद को क्या है उसके आधार पर ही मानने लगते हैं। तो ऐसे ही क्या है नामों में भी रुचि होने लगती है। तो यहाँ आपका जो क्या है ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बच्चे द्वारा अपने नाम को न पसंद करने का क्या कारण हो सकता है, उच्चारण में कठिनाई हो, बहुत नया या अनोखा नाम हो, लिंग के अनुसार नहीं हो या फिर आपका उपयुक्त सभी। देखो इन पे हम अगर चर्चा करें तो आपके इन तीनों को ही शामिल करेंगे। उच्चारण में कठिनाई हो सकती है, बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, जैसे हमारे एक जो नॉर्थ ईस्ट नहीं सॉरी साउथ में नाम है हमारा एक, तो उस जगह क्या है, उस जगह क्या है कि एक है, मैं तो भूल गया उसका नाम ही क्या है, बहुत लंबा सा नाम है, तो उस जगह क्या है नाम लेने में दिक्कत हो सकती है और बहुत नया या फिर अनोखा नाम हो सकता है। लेकिन यहाँ बात की जाए लिंग के अनुसार नहीं है। अब किसी लड़की का नाम आप पंकज रख दोगे या क्या फिर किसी लड़के का नाम क्या आप गीता सीता रख दोगे, या फिर रमा श्वेता ऐसा नाम रख दोगे, तो बच्चा क्या खुद के नाम लेने में क्या पसंद नहीं करेगा। यहाँ आपका ऑप्शन में जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या है 27 आपके सामने, बालक की स्कूल के प्रति रुचि के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा हो सकता है, साथ के भाई बहनों का प्रभाव, साथी समूह का प्रभाव, विद्यालय के वातावरण का प्रभाव या फिर उपयुक्त सभी।
यहाँ बात की जाए बालक की स्कूल के प्रति रुचि के विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा आपके अनुसार? तो भावी शिक्षा जब को देखो साथ के भाई बहनों का प्रभाव हो सकता है, साथी समूह का प्रभाव हो सकता है उस जगह पे, और विद्यालय के वातावरण का भी प्रभाव हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, बालक के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा होगा? वंशानुगति, जातिभेद, पोषाहार और वातावरण। शारीरिक विकास की जहां बात की जाए भविष्य क्या आपको, तो आप किसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हो? मेरे अनुसार इसका आंसर होगा आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी आपका सबसे शानदार आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें तो प्रश्न संख्या है 29 आपके सामने, बालक का सामाजिक नेतृत्व निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। बालक का सामाजिक नेतृत्व निम्न में से किस तकनीकी से जो है निर्धारित होता है? जीवन वृद्धि तकनीक, निरीक्षण तकनीक, साक्षात्कार तकनीक, या फिर समाजमिति तकनीक। क्या होगा आपका बिल्कुल सही आंसर? देखो सामाजिक नेतृत्व की जहां बात की जाए तो समाजमिति विधि जो है, समाज मिति तकनीक जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी भावी सरकार आपको। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है 30, बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक क्या होता है? परिवार होता है, विद्यालय होता है, राजनीतिक दल होता है, या फिर क्रीड़ा का स्थल होता है? बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 30 आपके सामने भावी सरकार आपको। देखो परिवार बच्चे का सबसे पहला सामाजिक घटक होता है भावी सरकार आपको। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से और समझे। यहाँ आपसे पूछी जाए कि विद्यालय में बच्चे का सामाजिक विकास कहाँ होता है? बच्चे का विद्यालय में सामाजिक विकास कहाँ होता है? तो वो होता है क्रीड़ा स्थल में या फिर खेल के मैदान में। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे का विद्यालय में बुद्धि का वर्धन कहाँ होता है, या फिर बौद्धिक विकास कहाँ होता है, तो वो होता है बच्चे का कक्षा कक्ष में, क्लासरूम में होता है भावी सरकार आपको। ये क्लास थोड़ी सी क्या है, आज हमने 21 मिनट में या फिर 22 मिनट में ये क्लास खत्म कर ली भावी सरकार आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार रहे। थोड़ी सी मेरे को कहीं पार्टी में जाना था तो उस वजह से क्या है इस क्लास को थोड़ा सा रैपिडली किया है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन ना किया हो, उसके लिए दोनों कान पकड़ के माफी चाहता हूं। लेकिन क्या है क्वेश्चंस का लेवल बहुत शानदार रहा आज के क्वेश्चंस का, हमारा क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे। क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो भविष्य के को, तो अपने मित्र मंडली में जाकर के जरूर शेयर करें, साझा करें हमारी क्लास को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।